गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग मेंटल हिज एक्सपेरिमेंट्स का आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्त्री तथा उसके पति का रक्त समूह ए एवं बी है। उसके एक संतान का रक्त समूह वो है, परंतु स्त्री के पति का रक्त समूह के आधार पर बच्चे को अपना होने से अस्वीकार कर देते हैं। मेंडल के नियमों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वह बच्चे का पिता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे मेल एवं फीमेल मतलब स्त्री एंड पुरुष की जो ब्लड ग्रुप है ए एंड बी है, लेकिन जो संतानें होती है उसकी ब्लड ग्रुप ओ हो जाती है। तो उसके जो पति है वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो बच्चा उनका है। तो आप मेंटल के जो एक्सपेरिमेंट है उस नियमों के आधार पर कैसे सिद्ध करेंगे कि वह जो बच्चा है वो उसी के है। तो यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप बताई थी। तो ब्लड ग्रुप में आप लोगों को सपोज ए ग्रुप का जीनोटाइपिक बताई थी। तो इसमें जीनोटाइपिक क्या होता है, या तो ए एलिल्स पाई जाती है और एक एलिल्स में ए ओ पाया जाता है। उसी प्रकार बी का क्या पाया जाएगा, बी बी एंड बी ओ पाया जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मेल का ब्लड ग्रुप बी है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका एलील क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ओ और इसका क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए, ये क्या हो जाएगा बी ओ, ये ए ओ और ये क्या होगा यहाँ पे लास्ट ओ वो। तो देखो ए बी ग्रुप के संतानें उत्पन्न होगी, यहाँ पर बी ग्रुप के संतानें उत्पन्न होगी और यहाँ पे ए ग्रुप की संतानें उत्पन्न होगी और यहाँ पे जो है ओ ग्रुप की संतानें होगी। तो ये और बी ग्रुप होने से चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप ए बी ए और वो 25%, 25%, 25%, 25%, इस प्रकार चारों प्रकार की ब्लड ग्रुप के संतानें उसको हो सकती है। इसी उसके प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा ओ ग्रुप का हुआ है वो उसी के है। आगे हैं अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय आधार। अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय आधार में यह बताया गया है कि अभी तक मेंडल द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट किया गया या जो भी अनुवांशिकता का आधार उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या नाम दिया, कारक नाम दिया, कारक बताया। जो एलिमेंट्स उन्होंने लिए उसको कारक एलिमेंट्स नाम दिए, फिर उन्होंने उसको कारक नाम दिए। परंतु मेंडल को यह ज्ञान नहीं था कि वास्तव में ये कारक है क्या, कारक कहाँ पाए जाते हैं। तो कारक क्या चीज होती है, गुणसूत्र होती, जीन होती, डीएनए होती है, जिसके बारे में उसको पूर्ण जानकारी नहीं थी। मेंडल द्वारा जो कार्य किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो 1856 ईस्वी में किया गया। फिर सेकंड जब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ वो 1900 में अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा पुनर्खोज की गई। तो इस बीच में बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनुवांशिकता के बारे में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, जिसमें से कुछ का यहाँ पे नाम दिया। जैसे स्ट्राबर्गर 1873 में इन्होंने कहा कि केंद्रक का निर्माण पूर्व निर्मित केंद्रक से होती है। फिर 1875 में स्ट्रासबर्गर द्वारा गुणसूत्रों की खोज की गई, जिसका नामकरण 1888 में वाल्डमेयर द्वारा किया गया। फिर वान वेंटेट द्वारा 1887 में यह प्रतिपादित किया गया कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती। तो इस प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस बीच में बहुत सारे अनुवांशिकता के से रिलेटेड
एक्सपेरिमेंट किए। फिर आगे आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत दिए। तो आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत में वही सब बातें बोली गई है जो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट में बोला गया है कि गैमेट्स क्या होती है, स्पर्म और ओवम होती है। तो ये जो स्पर्म और ओवम होती है वो दो पीढ़ियों के बीच के सेतु का कार्य करता है। मतलब सेतु मतलब क्या है, ब्रिज, जो ओवर ब्रिज होती है उसी को सेतु बोलते हैं। तो इसमें ओवम और स्पर्म दो पीढ़ी के बीच क्या कर रहा है, उसी प्रकार से उसको दोनों पीढ़ी को जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य करता है। सेकेंड में यहाँ कहा गया है कि जायगोट का निर्माण अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन से होता है। शुक्राणु जायगोट में केवल अपना केंद्रक ही प्रदान करता है। तो आप सभी इसको पढ़ ही चुके हैं कि जायगोट का निर्माण किससे होता है, ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से, संयुग्मन से होता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि गुणसूत्र युग्मक के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, युग्मक के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अतः केंद्रक में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का निर्धारण भी वहीं से होता है। जीवों के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। तो आप सबको पता है कि हमारे शरीर में निश्चित संख्या में गुणसूत्र होती है और ये गुणसूत्र जो होती है ये जोड़ों में पाई जाती है, मतलब सिंगल ना रह के वो जोड़ी में होती है। द्विगुणित कोशिकाओं में ये जीन क्या होती है, हमेशा जोड़ों में पाई जाती है। युग्मक और युग्मकों का गुणसूत्र जीन की संख्या आधी हो जाती है। आप सभी जानते हैं जब गुणसूत्र आगे पीढ़ी में प्रवाह करता है, जैसे यहाँ पे X और X गुणसूत्र है, XY गुणसूत्र है, तो जब ये बनता है तो केवल एक गुणसूत्र इसका और एक गुणसूत्र इसका ही भाग लेके आगे गुणसूत्र बनाएगा और यहाँ पर आके फिर वो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। हमेशा क्या होता है, युग्मक का गुणसूत्र संख्या की आधी ही जाती है, मतलब एकल जो युग्मक होता है वही आगे जाता है। फिर आगे बताया गया है जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्र के व्यवहार तथा प्रकार पर निर्भर हो जाती है। गुणसूत्र में जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्र के व्यवहार तथा प्रकार पर निर्भर करती है। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर ही उसकी लक्षण आगे वो शो करता है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गुणसूत्र की जोड़ी जो है स्वतंत्र अपव्यूहन करता है, मतलब स्वतंत्र रूप से आगे वो क्या होता है, अपना गुण को शो करता है और आगे की ओर जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि जीवों में विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग निर्धारण हमेशा X और Y गुणसूत्र के माध्यम से होती है, जिसमें विशिष्ट प्रकार से गुणसूत्र। यहाँ पर वही पृथक्करण का नियम को बताया गया है। जैसे हम लोग F1 पीढ़ी में पढ़े हैं कि क्या क्या एलील लेते हैं, कैपिटल टी लेते हैं पेरेंट्स और स्मॉल टी लेते हैं। तो दोनों से क्या बनता है, जो फर्स्ट पीढ़ी होता है उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है ना। तो यही कैपिटल टी और स्मॉल टी को फिर जब हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो सेकेंड पीढ़ी में क्या होता है, F1 पीढ़ी में 25% क्या होता है, कैपिटल टी आएगा और 50% क्या होता है, हाइब्रिड वाला आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और 25% क्या आता है, केवल और केवल स्मॉल टी आता है। तो यहाँ पर तो ये अपना फिनोटाइपिक लक्षण शो नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ स्वतंत्र होकर पृथक होकर अलग हो जाती है और अपना गुण शो कर देती है। इसी को यहाँ पर एक बार पुनः और रिपीट किया गया है। और ये वाले डायग्राम में वही स्वतंत्र अपव्यूहन का ही यहाँ पे चर्चा की है कि 4 प्रकार के एलिस का निर्माण होता है। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। इस वाले डायग्राम में जनक के 2 अलग अलग एलिस, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी उसी प्रकार स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया है। फिर दोनों का एक एक एलिल लेने से ये F1 पीढ़ी होता है और फिर इसका सभी के एलिस को अलग अलग कर देते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। उसी प्रकार इसके एक ए और एक एलिल को लेकर जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो सभी में के एक एक एलिस हमको प्राप्त होती है। फिनोटाइपिक मतलब F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का अनुपात कितना होता है, 1-1 होता है। इस प्रकार ये स्वतंत्र अपव्यूहन में 4 प्रकार के युग्मक का अनुपात हमको समान रूप से प्राप्त होती है, जिसका ये डायग्राम के माध्यम से वो दर्शाया गया है।